हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम आज पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज के बारे में। तो फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के बारे में तो आपने पढ़ा ही है, डेल्टा जी के बारे में। तो ये एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू अगर डिक्रीज़ करे तो ये यूज़फुल वर्क के इक्वल होती है, ये भी आपको पढ़ाया है। तो अब हमें स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी की चेंज की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है। तो आपको मैंने ये भी बताया कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज या फ्री एनर्जी चेंज जो है एक स्टेट फंक्शन होता है जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इज़ डिफाइंड एज फ्री एनर्जी चेंज किसी भी प्रोसेस के लिए फ्री एनर्जी में जितना चेंज आता है 298 केल्विन पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब रिएक्टेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड स्टेट में। तो जैसे स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज होता है और उसको कैलकुलेट करना हो तो हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी कि जब न्यूमेरिकल आएगा तो प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन में से आप रिएक्टेंट की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन को सब्सट्रैक्ट कर देना। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है कि ये कॉफिशेंट है N1A रिएक्ट कर रहा है N2B के साथ और हमें N3L और N4M दे रहा है, ठीक है। तो इसकी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज हमें कैलकुलेट करनी है। फार्मूला तो वही रहेगा, दैट इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट में क्या है N3, यानी कि जिसके साथ मतलब कोई भी स्टिचोमेट्री होती है N3 और फिर हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फॉर्मेशन, फिर हम प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं प्लस फिर आपने M का स्टिचोमेट्री लिखना है, फिर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फॉर्मेशन लिखना है, फिर प्रोडक्ट का नाम लिख देना है। ये प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन का सम है। इसमें से आपने रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। इसलिए स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी जो है ऑफ फॉर्मेशन, अब ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन जो है उसको डिफ़ाइन करना हो तो इज़ डिफाइंड एज ए फ्री एनर्जी चेंज जब एक कंपाउंड प्रोडक्ट का फॉर्म होता है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से या रिएक्टेंट से उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में, ठीक है, उसे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है कि जब 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट in the standard state is obtained from its reactant in their standard state is called as standard free energy of formation। हाँ, जैसे कि आपने स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एलिमेंट्री स्टेट के लिए 0 ली थी, यहाँ पे भी आपने स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट की उसको क्या लेना है, 0 लेना है। क्या लेना है बच्चों, 0 लेना है। गॉट इट बेटा? ओके, सिंपल सा टॉपिक है, बस डेफिनेशंस ही तो है और क्या। और इसके न्यूमेरिकल्स हमने जैसे इंथैल्पी स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज के निकालने थे वैसे इसके निकालने और क्या करना है। तो इसमें एक न्यूमेरिकल है कि आयोडीन H2S के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड और सल्फ़र दे रहा है। तो मुझे इसमें एलिमेंट्री स्टेट एक तो आयोडीन नज़र आ रही है, मतलब ये आयोडीन जो है आयोडीन एटम्स का बना होता है, तो इसकी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो 0 होगी। और एक मुझे सल्फ़र नज़र आ रहा है, मैं पहले बता दूँ है। तो जब प्रोडक्ट की
स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन में से रिएक्टेंट की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन को माइनस करोगे तो सल्फ़र को प्रोडक्ट की साइड पे कंसिडर नहीं करना, क्योंकि ये एलिमेंट्री स्टेट है तो इसकी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ज़ीरो होगी। और रिएक्टेंट में आयोडीन को मत कंसिडर करना, क्योंकि इसकी भी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कितनी होगी, ज़ीरो होगी। तो फिर किसकी दी होगी, हाइड्रोजन आयोडाइड की, जो कि दी भी हुई है। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ गिवन 1.8 किलो जूल पर मोल, और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2S इज इक्वल टू 33.8 किलो जूल पर मोल। ये हमें गिवन है। फार्मूला अप्लाई कीजिए। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी आपने निकालनी है। दिस इज इक्वल टू सम ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट में क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसकी स्टिचोमेट्री 2 है, तो 2 और 2 स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI प्लस स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फ़र। लिखना तो पड़ेगा ना प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, माइनस रिएक्टेंट के बारे में लिख लीजिए, रिएक्टेंट के जो स्पीशीज़ हैं उनको लिख लीजिए। फिर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी निकालना हमने, इज इक्वल टू 2 स्टिचोमेट्री थी इसकी, तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था 2, तो HI की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन जो है 1.8 किलो जूल पर मोल है। उसके बाद सल्फ़र मैंने पहले ही बता दिया कि इसकी ज़ीरो होगी, प्लस ज़ीरो कर दिया, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हो गए, उनकी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन हो गया, माइनस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में आयोडीन है, तो आयोडीन को, ये आयोडीन है तो आयोडीन की तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन आपने ज़ीरो ही लेनी है, और H2S की गिवन है 33.8, ये भी किलो जूल में है। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जितनी भी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन है उन सब के यूनिट सेम होने चाहिए। ये ना हो कि ये जूल्स में हो, ये किलो जूल्स में हो, तो आप उसको सब्सट्रैक्ट तो नहीं कर सकते ना, या ये जूल्स में हो, ये किलो जूल्स में, ये किलो जूल्स में, ये जूल्स में, सारी वैल्यूज़ एक जैसी पकड़नी है। चाहे सबको किलो जूल्स बना लो, चाहे सबको जूल्स बना लो। अगर किलो जूल्स को जूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना, अगर जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देना, दैट इज़ ऑल। तो अब हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट में से स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी जो है -30.2 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। गॉट इट बेटा जी, क्या आपको क्लियर है? और इसमें जो नेगेटिव वैल्यू है, इसमें जो नेगेटिव वैल्यू है वो आपको भी अच्छी तरह से पता है। हम कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं गिब्स-हाल्मोट्ज़ इक्वेशन में कि डेल्टा जी की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो प्रोसेस जो है वो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। वैसे भी मैंने अपने लेक्चर की शुरुआत इससे की थी कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज या स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एक ऐसी थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू अगर डिक्रीज़ करे तो प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो तो प्रोसेस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। और इसकी वैल्यू अगर ज़ीरो हो तो जो प्रोसेस है वो किस में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। तो जब वैल्यू नेगेटिव हो, प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस होता है, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, यानी कि आयोडीन और H2S रिएक्ट करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट देंगे, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। इसका ये मतलब होता है, जब यहाँ पे लिखा ना प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि रिएक्टेंट पूरी तरह से रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स दे देंगे, यानी कि प्रोडक्ट अब रिएक्ट करके रिएक्टेंट नहीं देंगे, यानी कि रिएक्शन जो है रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, गॉट इट, ओके। अब मेरे पास एक और न्यूमेरिकल है जो मैं आपको करवाना चाहूँगा। कैलकुलेट या कंप्यूट, कंप्यूट वर्ड भी यूज़ करते हैं। कंप्यूट द स्टैंडर्ड फ्री, मैंने डेलिबरेटली यहाँ पे कैलकुलेट लिखा है, वैसे स्टेटमेंट में कंप्यूट लिखा था, तो आई वांटेड यू टू नो द टर्म
कि कंप्यूट टर्म भी होती है। कंप्यूट का मतलब टू कैलकुलेट करना होता है। तो कैलकुलेट या कंप्यूट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस फॉर कंबशन ऑफ मीथेन यूजिंग गिवन डाटा। ठीक है, तो ये डाटा आपको गिवन है, तो इस डाटा को यूज़ करके आपने स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज यानी डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है। रिएक्शन हमें गिवन है, मीथेन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रही है। तो इसमें ना उसने क्या किया है, ये एक चार्ट हमें दे दिया है, डाटा दे दिया है, और उसमें हमें मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को स्पीशीज़ की फॉर्म में बता दिया है कि ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये जैसे CH4 और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये प्रोडक्ट हैं। तो पहले इनकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मीथेन की स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है दैट इज़ 74.8, यहाँ पे लिखा हुआ है किलो जूल पर मोल में। ये मतलब ये सारा कुछ किलो जूल पर मोल में है। ऑक्सीजन एलिमेंट्री स्टेट आ गई, तो एलिमेंट्री स्टेट में डेल्टा H0F और डेल्टा G0F दोनों ही ज़ीरो होते हैं। पर चलो हमें डेल्टा G0F तो नहीं दिया हुआ, डेल्टा H0F यानी कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी है। तो एलिमेंट्री स्टेट में ये जो है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एलिमेंट्री स्टेट की क्या होती है, ज़ीरो होती है। एलिमेंट्री स्टेट क्या होती है, जैसे O2 अकेला, जैसे सल्फ़र अकेला, जैसे आयोडीन, मतलब ऐसे स्पीशीज़ जो एक ही तरह के एटम के बने हुए हैं। जैसे सोडियम है सपोज़ लिखा है, तो सोडियम एटम्स का बना हुआ है। सोडियम एलिमेंट अगर लिख देते हैं रिएक्शन में, जैसे सपोज़ वहाँ पे आयरन एलिमेंट लिख देते हैं, तो आयरन अगर लिखा हुआ तो वो सिर्फ आयरन एटम का ही बना हुआ। अगर वहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बनी होगी। जैसे वहाँ पे लिखा है P4 फास्फोरस 4, तो फास्फोरस में चाहे 4 एटम्स हैं, तो ये सारे के सारे फास्फोरस ही हैं। तो ये ऐसी जो स्टेट्स होती हैं वो एलिमेंट्री स्टेट होती हैं, और एलिमेंट्री स्टेट के लिए स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को भी ज़ीरो लेते हैं, और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन को भी क्या लेते हैं, ज़ीरो। चलो इसमें तो मतलब डाटा में स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का कहीं पे जो था कोई नहीं कंटेक्स, उस कंटेक्स में डाटा नहीं दिया हुआ था, लेकिन आउट ऑफ द वे मैंने बता दिया। कार्बन डाइऑक्साइड का स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 393.5 है। साइन जो है वो आपने रिटेन करने हैं, साइन को चेंज नहीं करना। और अगर उन्होंने लिखा है ब्रैकेट में किलो जूल पर मोल, तो ये भी किलो जूल पर मोल में है, कार्बन डाइऑक्साइड भी किलो जूल पर मोल में है, वाटर की वैल्यू भी किलो जूल पर मोल में है। उसके बाद एंट्रोपी बताई हुई है, और ये डेल्टा नहीं लगाया हुआ, यानी कि एंट्रोपी चेंज नहीं बताया हुआ कि एंट्रोपी चेंज यानी डेल्टा एस हमने खुद कैलकुलेट करना है। और डेल्टा एस कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है ना क्या करते हैं, प्रोडक्ट की एंट्रोपी में से रिएक्टेंट की एंट्रोपी के सम को माइनस कर देते हैं। तो ये जूल पर केल्विन पर मोल में है। तो ध्यान रखना कि एंथैल्पी चेंज किलो जूल पर मोल में है, और एंट्रोपी जो है, मैंने एंट्रोपी चेंज नहीं बोला, ये जूल्स में है। ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। 186 जूल पर केल्विन पर मोल, 205 ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की 214, और वाटर की 70। गॉट इट। तो स्टेप जब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हो तो स्टेप 1 में, और हमने पहले चलो इसमें निकालना क्या है, हमने इसमें स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी निकालना है, यानी कि डेल्टा जी नॉट निकालना है। ठीक है, डेल्टा जी नॉट निकालना है, टेम्परेचर भी गिवन है। तो क्या हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, तो डेल्टा एच तो हमें गिवन नहीं है, और वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में। उसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू पुट कर देना -393,
क्योंकि इसकी स्टिचोमेट्री 1 है, प्लस उसमें वाटर की जो है 1 मिनट, ये 285.5 होना चाहिए, 285.5 होना चाहिए, गलती से लिखा हुआ है शायद। ठीक है, तो आपने, मैं आपको बता रहा था कि आपने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालने के लिए आपने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के सम में से, समेशन का साइन है, माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट ले लेना। ठीक है, तो प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड की गिवन है, वाटर की भी गिवन है, पर वाटर की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई जरूर कर लेना, क्योंकि वाटर की स्टिचोमेट्री कितनी गिवन है, 2 गिवन है। गॉट इट। इसमें से रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को माइनस कर लेना। मीथेन की कितनी गिवन है, -74.8। ऑक्सीजन की उसने खुद ही यहाँ पे कुछ नहीं दिया था वैल्यू डाटा में, तो मैंने ज़ीरो पुट कर दिया, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि एलिमेंट्री स्टेट में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। तो यहाँ से आपका डेल्टा एच नॉट जो है वो निकल आएगा। तो बच्चे, डेल्टा एच नॉट आपका निकल गया -890 किलो जूल पर मोल। अब आपको तो डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए बोला है, तो क्यों ना हम उसके लिए फार्मूला अप्लाई करें, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच नॉट यानी कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। टेम्परेचर हमें 27 डिग्री सेल्सियस गिवन है, इसे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 270 में ऐड कर लेना, तो टेम्परेचर भी आ जाएगा। अब रह गया डेल्टा एस नॉट। डेल्टा एस नॉट निकालने के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी, अगर एंट्रोपी निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एंट्रोपी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी में कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्रोपी 214 गिवन है, ठीक है, और रिएक्टेंट की जो है वो प्रोडक्ट की वाटर की भी गिवन है 70, पर वाटर की स्टिचोमेट्री 2 थी तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस रिएक्टेंट की दे दी। ये सारी वैल्यूज़ जाउल्स में थी, तो इसलिए आपका डेल्टा एस नॉट जो है वो जाउल्स में आ गया, जबकि डेल्टा एच आपका किस में निकला था, किलो जूल में निकला था। तो इसको भी किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या करते हैं, -242 को 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये किस में हो जाएगा, किलो जूल पर केल्विन पर मोल, यानी कि ये 1000 ऊपर चला जाएगा तो -242 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। अब आपके पास डेल्टा एस नॉट भी आ गया, डेल्टा एच नॉट भी आ गया, और टेम्परेचर जो है न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप डेल्टा एच की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये मेरे पास डेल्टा एच है, ठीक है, ये मेरे पास डेल्टा एच है, यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है किलो जूल में, माइनस, ये माइनस का साइन था, माइनस ये मेरे पास टेम्परेचर है, इनटू डेल्टा एस हमारे पास कितना है, -242/1000 किलो जूल। ये भी किलो जूल है तो ये भी किलो जूल में होना चाहिए, 1000 को ऊपर ले जाते हैं तो 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, डेल्टा जी नॉट आपके पास आ जाएगा 817.4, और साइन इसका नेगेटिव है। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो प्रोसेस है वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस, क्लियर। तो इसके अनसॉल्व न्यूमेरिकल जो हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। ये मैंने दूसरी बुक से लिए हैं, आपने अपनी रेफरेंस बुक से, मतलब बेनिफिट क्या होता है कि हम क्लास में भी जब कराते हैं तो जो रेफरेंस बुक आपको लगवाई होती है, एक आधा न्यूमेरिकल उसमें से करवा देते हैं, बाकी न्यूमेरिकल दूसरी किताबों से निकाल देते हैं, इससे 2 किताबें कवर हो जाती हैं।
तो अगर मैं किसी दूसरी बुक से न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ तो आपने अपनी रेफरेंस बुक से न्यूमेरिकल करने हैं। इसका बेनिफिट ये होगा, जो रेफरेंस बुक मैंने आपको लगवाई हुई है, इसका ये बेनिफिट होगा कि दो दो किताबें कवर हो जाती हैं। कई बार मैं आपकी किताब जो मैंने रेफरेंस बुक लगवाई है उसमें से भी न्यूमेरिकल करवाता हूँ बहुत बार, क्योंकि कई न्यूमेरिकल उसमें अच्छे दिए होते हैं, बहुत अच्छे दिए होते हैं, जो कि मेरी वाली इस किताब में से जिसमें से ही मैंने ये न्यूमेरिकल करवाया इसमें नहीं दिए होते। तो वाइस वर्सा होता रहता है। हम देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर में कहाँ पे बेटर न्यूमेरिकल हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम बच्चों को काम करवा देते हैं। पर आप पिछले न्यूमेरिकल भी सारे सॉल्व कीजिए। अभी आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे वो न्यूमेरिकल सॉल्व करके नहीं दिखाए अनसॉल्व्ड, तो वो भी सारे सॉल्व कीजिए। तो वो सॉल्व करेंगे तो फिर ही, मतलब ऐसे तो न्यूमेरिकल वैसे तो चलो अब चैप्टर ही ख़त्म होने वाला है, लेकिन फिर भी अभी भी एक एक्सरसाइज, इसके बाद भी एक और एक्सरसाइज पड़ी हुई है जिसके न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर कीजिए ये काम। तो अनसॉल्व न्यूमेरिकल जो है वो बिल्कुल भी मत छोड़िए। ठीक है, आगे एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको करवा देता हूँ। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम। आपके पास एक रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल है। ए प्लस बी रिएक्ट करके सी और डी दे रहे हैं। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करता है, ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ करती है, सी और डी की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करती है। एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन सी और डी की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो जाती है। इस स्टेट को इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम को के से रिप्रेजेंट किया जाता है। के जो है वो किसके इक्वल होता है, इक्विलिब्रियम के चैप्टर में वैसे मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अगला चैप्टर इक्विलिब्रियम ही है। के जो है दैट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ये भी बताऊंगा क्यू क्या होता है, डोंट वरी अबाउट इट। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऊपर आपने मोलर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की लेनी है और नीचे आपने रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेनी है। एक लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम स्टेट जब आ जाती है, जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाती है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के या के सी भी लिख सकते हैं, या के इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, किसी किताब में के लिखा होगा, किसी में के सी लिखा होगा, किसी में के इक्विलिब्रियम लिखा होगा। इज वन इज सेम थिंग। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ लिखते हैं। इसको एक और भी टर्म होती है जिसे कॉन्सेंट्रेशन कोशेंट या रिएक्शन कोशेंट भी कहते हैं, क्यू के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू जो है ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि रिएक्शन को इक्विलिब्रियम के अलावा किसी और स्टेट पे भी इनकी रेशो को बता सकती है। ठीक है, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम आ जाता है तो जो कॉन्सेंट्रेशन कोशेंट है वो के इक्वल होता है। के इक्वल तो ये वाली रेशो सिर्फ तभी लिखते हैं जब इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। लेकिन जो क्यू है जिसे कॉन्सेंट्रेशन कोशेंट या रिएक्शन कोशेंट कहते हैं, ये रिएक्शन को किसी भी स्टेट पे रिप्रेजेंट करने के लिए कैपेबल है। यानी कि रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम में आया या नहीं आया, ये क्यू की वैल्यू से भी पता चल जाता है। क्यू की वैल्यू अगर के से ज़्यादा हो तो क्यू अपनी वैल्यू को इस तरह से डिक्रीज़ करता है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करके, और उतनी देर तक डिक्रीज़ करता जाता है जब तक क्यू की वैल्यू के इक्वल नहीं हो जाती। ठीक है, अगर क्यू की वैल्यू के से कम हो
तो Q अपनी वैल्यू को इस तरह से इंक्रीज़ करता है रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करके, और तब तक रिएक्शन फॉरवर्ड होता जाता है जब तक Q K के इक्वल नहीं हो जाता। यहाँ पे तो हम सिर्फ इक्विलिब्रियम की बात ही कर रहे हैं। तो जब इक्विलिब्रियम स्टेट होती है तो जो रिएक्शन कोशेंट है या कॉन्सेंट्रेशन कोशेंट है Q, ये K के ही इक्वल होता है, और दिस इज़ इक्वल टू रेशियो ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितने भी रिएक्टेंट हैं सबकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपने डिवाइड करना है प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को। ये स्टेज जो है इक्विलिब्रियम स्टेट है, और इस स्टेज पे जो फ्री एनर्जी जो है वो मिनिमम हो जाती है। फ्री एनर्जी चेंज नहीं मैंने बोला, फ्री एनर्जी मैंने कहा है वो मिनिमम हो जाती है, और फ्री एनर्जी चेंज जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ये मैं ग्राफ में आपको दिखाता हूँ। फ्री एनर्जी, ठीक है, दैट इज़ जी, फ्री एनर्जी चेंज दैट इज़ डेल्टा जी नॉट। ओके, फ्री एनर्जी इज़ जी नॉट, गॉट इट। तो आई एम गोइंग टू शो दिस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। यहाँ पे ये मैंने ग्राफ जो प्लॉट किया है, ये एक्सिस फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे जाके फ्री एनर्जी चेंज जो है, या स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं, फ्री एनर्जी चेंज जो है वो ज़ीरो हो जाता है, और यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी जो है मिनिमम होती है, और ये इक्विलिब्रियम स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। ये वाली स्टेट जो मिनिमा स्टेट है ये इक्विलिब्रियम स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, और रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम में आता है, प्रोडक्ट भी इक्विलिब्रियम में आता है। तो प्रोडक्ट की भी फ्री एनर्जी डिक्रीज़ करती है, रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी भी डिक्रीज़ करती है, क्योंकि जब दोनों की फ्री एनर्जी डिक्रीज़ करेगी तभी रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो पॉसिबल होंगे। क्योंकि जैसे ये ए है, रिएक्ट करके बी दे रहा है, तो अगर हम कहें कि फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि ए जब बी में कन्वर्ट होता है तो उसकी जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव है, और तो बी से ए पे जाने पे डेल्टा जी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन तो नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये ग्राफ सजेस्ट किया गया जिसमें ये इक्विलिब्रियम स्टेट दिखाई गई। इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्टेंट से भी नीचे है और प्रोडक्ट से भी नीचे है। इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के लिए प्रोडक्ट को भी अपनी फ्री एनर्जी को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, और जब फ्री एनर्जी डिक्रीज़ होती है तो प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस होता है, और रिएक्टेंट को भी अपनी फ्री एनर्जी को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो है ये वाला एक्सिस ये जी को रिप्रेजेंट करता है या जी नॉट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है डेल्टा जी को रिप्रेजेंट करता है। जब जी मिनिमम होता है तो डेल्टा जी जो है वो ज़ीरो होता है, यानी कि ये मिनिमम ऑफ कर्व है, इसे इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो यहाँ पे दो ग्राफ दिखाए गए हैं यही वाले। अगर इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की तरफ है ज़्यादा, ये देखिए इस तरफ रिएक्टेंट है और इस तरफ प्रोडक्ट है, तो इक्विलिब्रियम जो है वो प्रोडक्ट की तरफ है। इसका मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, और के की वैल्यू 1 से लार्जर है। के की वैल्यू व्हेन इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन, वेरी वेरी मच ग्रेटर देन यूनिटी, इन दैट केस reactants are fully converted to products, reaction is completed, ठीक है। और फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ फेवर्ड, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। तो आप इसके लिए ग्राफ नंबर 2 देख लीजिए। अगर इक्विलिब्रियम यानी कि ये इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जो है रिएक्टेंट की तरफ है, तो फिर ये रिएक्शन जो है कंप्लीट नहीं होता, फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होता, बल्कि बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर किया जाता है, और इस केस में के इज़ much smaller than 1. I hope you understand this. Got it guys? ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। We call it a day
एंड आई एम 100% श्योर कि आप अपने न्यूमेरिकल्स जो आपके रह गए हैं जिन बच्चों के, वो मुझे कंप्लीट करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।